नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन चल रहा है और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हम सेट नंबर 68 ले रहे हैं। ठीक है, इससे पहले के 67 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी सक्सेसफुल सेट रहे हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वे पुराने सेट्स को ज़रूर से ज़रूर देख लें, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी 100 क्वेश्चंस की ये जो प्रैक्टिस सीरीज थी पूरी, इसको हम लोग पूरा करेंगे। बहरहाल आज स्टार्ट करते हैं 68 नंबर सेट और इसमें पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है। ठीक है, फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो अब पुराना, यहाँ याद रखिएगा ये पुराना लिखा हुआ है, सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है कौन सा है? वो गॉलिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी और समाजवादी पार्टी। फ्रांसीसी दलों में सबसे पुराना दल जो कि अब फिलहाल नहीं है यानी विघटित हो गया है, वह कौन सा है? इसमें गॉलिस्ट पार्टी, साम्य पार्टी, रेडिकल पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। बेसिकली इसमें आंसर क्या होगा भाई? आंसर होगा इसमें सी, रेडिकल पार्टी। दरअसल फ्रांस में सबसे पुरानी पार्टियों में आती है क्या? रेडिकल पार्टी, जिसकी स्थापना जो है वो 1901 में हुई थी। ये रेडिकल पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1901 में हुआ था और 1917 में इस रेडिकल पार्टी का विघटन कर दिया गया। किसमें? रेडिकल मूवमेंट दल में। किसमें? रेडिकल मूवमेंट दल में इसका क्या किया गया? विघटन कर दिया गया। यानी 1901 में यह क्या बनी थी? रेडिकल पार्टी बनी थी, जिसका 1917 में रेडिकल मूवमेंट दल में क्या कर दिया गया भाई? विघटन कर दिया गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 या फिर अनुच्छेद 5। न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक अदालतों की स्थापना का प्रावधान करता है? जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग करता है। दरअसल अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 ये क्या करता है? ये संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है और जो यह अनुच्छेद है इसी के माध्यम से न्यायिक शक्तियों के उपयोग की बात की जाती है। ठीक है, संघीय शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में है, उस संघीय शासन प्रणाली की भावना के अनुरूप ही इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति भी प्रदान की गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में जुडिशियल रिव्यू की पावर है। ठीक है, और ये जुडिशियल रिव्यू की पावर एज इट इज है। जैसे कि जिस प्रकार से अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वैसे ही भारत में भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। तो आप ये कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, वही संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ठीक है, और यही संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का उपयोग भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 65 डेज का जो कोर्स चल रहा है, आप लोग जानते हैं इसको आप लोग जरूर ले लीजिए। ठीक है, जो लोग नहीं लिए हुए हैं ले लें। बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और पूरे भारत से इसमें जुड़े हुए हैं। एग्जाम तो स्पेशली चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स यूपी के लिए, लेकिन इस कोर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स, अब साउथ इंडिया को छोड़ दिया जाए, जितने भी हिंदी भाषी राज्य के हैं, जिनको की हिस्ट्री जो है आपका केवल लगभग हिस्ट्री आपकी केवल इसमें जो ये रिवीजन है, ये केवल और केवल 65 लेक्चर्स में पूरी हिस्ट्री का रिवीजन मिल रहा है, जो बहुत ही गोल्डन चांस है और बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल जा रहा है ये बैच। ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं, बहुत ही कम पैसे में है, 499 रुपीज में है। ठीक है, आइए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और बहुत आराम से किया करिए इसको। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार। बताइए भाई, ऑस्ट्रेलिया में कैसी सरकार है? संघीय सरकार है, इसका मतलब ये ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी सरकार है? संघीय सरकार है, इसका मतलब ये भी ठीक है। लेकिन फ्रांस में क्या है? एकात्मक सरकार है, हाँ कह सकते हैं ये भी एकात्मक सरकार है। कनाडा में एकात्मक सरकार है? कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है। कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है। एकात्मक सरकार नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। अगर कनाडा में एकात्मक सरकार नहीं है तो दरअसल संवैधानिक अधिनियम 1867, संवैधानिक अधिनियम 1867 कनाडा में संघीय सरकार की वकालत करता है। ठीक है, संघीय सरकार का प्रावधान करता है और इसी के तहत जो है कनाडा में संघ सरकार की स्थापना की गई है। इसका मतलब यह है कि कनाडा भी एक संघ है जहां पर संघ सरकार होती है और प्रांतीय सरकारें होती हैं। जाहिर सी बात है उनके बीच जो है भारत की तरह ही शक्तियों का विभाजन भी किया गया है, यानी केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। यहां यह भी ध्यान दीजिएगा कि अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा के संविधान में भी, यानी कनाडाई व्यवस्था में भी अवशिष्ट शक्तियां वह संघ ही सरकार के पास ही है, यानी केंद्र सरकार के पास ही है। यानी अवशिष्ट शक्तियां संघ सरकार के पास होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि संघ सरकार के पास शक्ति अधिक है प्रांतीय सरकारों की तुलना में, जैसी व्यवस्था भारत में है। ठीक है, तो इस मामले में भारत और कनाडा एक जैसी व्यवस्था रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान या संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। देखिए, संघीय व्यवस्थाओं में एकल नागरिकता भी कह सकते हैं आती है, वैसे यह एकात्मक संविधान का अधिक लक्षण है। कमजोर न्यायपालिका नहीं, यह भी नहीं आती है। ठीक है, लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात हो सकती है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी संघ और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन। जैसे अभी हमने बताया आपको कि अगर संघ की विशेषताओं की बात करते हैं तो चाहे वह अमेरिकी संघ हो, चाहे वह कनाडाई संघ हो, ठीक है, ब्रिटेन की व्यवस्था हो या फिर कनाडा की व्यवस्था हो, इन सब की संघीय व्यवस्थाओं में एक चीज उभयनिष्ठ है कि इनमें शक्तियों का स्पष्ट तौर पर क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। यानी जो शक्ति विभाजन है, इस शक्ति विभाजन में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्या? जैसे कि एक व्यवस्था, मान लीजिए भारत की हम बात करते हैं, तो एक व्यवस्था क्या हो गई भाई? इन विषयों का बंटवारा किया गया है। कुछ विषय किसमें डाले गए हैं? केंद्र सूची में डाले गए हैं। कुछ विषय कहां डाले गए हैं भाई? प्रांत सूची में डाले गए हैं। तो वहीं पर कुछ विषय क्या किए गए हैं? समवर्ती सूची में डाले गए हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो कुछ ऐसी भी शक्तियां आ सकती हैं, कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है। तो ऐसे में हम उन पर कानून बनाने की जो शक्ति है उसको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। और इस अवशिष्ट शक्ति पर अधिकार किसके पास है भाई? केंद्र सरकार के पास होता है, संघ सरकार के पास होता है। ठीक है, तो वास्तव में चाहे वह जिस भी प्रकार का संघ हो, संघ के बीच में स्पष्ट तौर पर शक्तियों का विभाजन यह एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर आंसर क्या होगा? इसमें डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो हमारा है, ठीक है, उस प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण यानी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल का कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल,
राष्ट्रपति या फिर गवर्नर। ध्यान दीजिएगा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वे सर्वा होता है वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, अब जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो समस्त जो है कार्यकारी शक्तियां किसके में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब अगर हम इस आधार पर अमेरिकी व्यवस्था की बात करें तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका अध्यक्षात्मक प्रणाली का या अध्यक्षात्मक व्यवस्था का सबसे उत्तम उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। और इसमें जो है आप जानते हैं कि अमेरिकी व्यवस्था में समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है और वहां के राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष तौर पर करती है, सीधे तौर पर करती है। और यहां यह भी ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति जो अपनी सरकार बनाने के लिए मंत्रिमंडल बनाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल बनाता है, वह मंत्रिमंडल जो है विधानमंडल का सदस्य, मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वह विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। और अगर मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं तो इसका यह सीधा सा मतलब है कि विधानमंडल मंत्रिमंडल के सदस्यों को हटा भी नहीं सकता है। ठीक है, और यहां यह भी याद रखना पड़ेगा कि यह जो संघात्मक व्यवस्था है और एकात्मक व्यवस्था है, जिसमें संसदात्मक प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, इस अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो पहला वर्णन किया गया था वह वाल्टर बेजहॉट, किसने किया था? सबसे पहला वर्णन इस प्रणाली का किसने किया था भाई? वाल्टर बेजहॉट ने किया था। वाल्टर बेजहॉट ने किया था। किसमें? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, नाम क्या था इनकी बुक का? द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इन्होंने अध्यक्षात्मक व्यवस्था का वर्णन किया था। किसने? वाल्टर बेजहॉट ने। वाल्टर बेजहॉट ने। ठीक है, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का, वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा है? चीन की विदेश नीति, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना का केंद्रीय मार्गदर्शक, सेंट्रल जो है, जो डायरेक्टर है, जो सेंट्रल डायरेक्शन सेंटर है उनका, वह कौन सा रहा है? उदार दर्शन, कम्युनिस्ट दर्शन, धर्म दर्शन, लोकतांत्रिक दर्शन। यानी आप कह सकते हैं, क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो चीन की विदेश नीति निर्धारित होती है, ठीक है, वह किससे मार्गदर्शन प्राप्त करती है? चीन की विदेश नीति किससे मार्गदर्शन प्राप्त करती है? ठीक है, तो बताइए भाई, चीन की विदेश नीति किससे मार्गदर्शन प्राप्त करती है? बताइए भाई, चीन की विदेश नीति किससे मार्गदर्शन प्राप्त करती है? उदार दर्शन से प्राप्त करेगी? धर्म दर्शन से प्राप्त करेगी? नहीं करेगी। लोकतांत्रिक दर्शन? बिल्कुल नहीं। किससे होगा? कम्युनिस्ट दर्शन। भाई चीन कैसा देश है? कम्युनिस्ट देश है, ठीक है ना, और सब कुछ वहां पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हिसाब से ही होता है। ठीक है, अब वह चाहे माओ से प्रेरणा ले, चाहे वह किसी और से प्रेरणा ले। ठीक है, वास्तव में जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी रही है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रहा है, वह अभी भी चीन की विदेश नीति उसी से निर्धारित होती है। ठीक है, और यह विदेश नीति जो है, आप जानते हैं, या इस प्रकार के माओ दर्शन या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो के आधार पर जो चाइना के चलने की पॉलिसी निर्धारित हुई, वह वास्तव में माओ के द्वारा ही हुई, जिन्होंने सर्वहारा की क्रांति को प्रेरित किया। यह अलग बात है कि माओ ने सर्वहारा क्रांति में कहीं ना कहीं हिंसा का प्रयोग करने की पूरी कोशिश किया, और बाद में जो जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई, उसमें माओ ने हिंसात्मक पद्धति का प्रयोग किया, जिसको पूरे विश्व में इस तरह से स्वीकार नहीं किया गया जिस प्रकार से वो चाहते थे। लेकिन चीन में एक अलग प्रकार के वर्ग और अलग प्रकार की सरकार की व्यवस्था जरूर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द इमाइल, नाउले हेलोइज 1761, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। सामान्य इच्छा से संबंधित क्वेश्चन मैं
इससे पहले के सेट में किसी में करा चुका हूं, इसलिए मैं बहुत लेक्चर नहीं दूंगा इस पर। आंसर इसका क्या होगा भाई? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? तो किसमें किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। किसमें किया है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में किया है। सामान्य इच्छा कहता क्या है? दरअसल रूसो इस पुस्तक में बताता है कि व्यक्ति का जन्म तो स्वतंत्र रूप से हुआ है, लेकिन वह जन्म के साथ ही विभिन्न प्रकार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसलिए वह कहता है कि हमें अपने प्राकृतिक अवस्था में लौट जाना चाहिए। यहां प्राकृतिक अवस्था में लौट जाने का मतलब यह हुआ नहीं कहता है कि आप प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाइए तो आप विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक गतिविधियां थी हमारी उस तरह का व्यवहार करिए, बल्कि उसका यह मानना था कि दरअसल मनुष्य जो है वह अधिक नैतिक हो जाएगा। यानी अगर वह प्राकृतिक अवस्था में आता है तो वह अधिक नैतिक हो जाएगा। वह छल कपट और अन्य विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करता है, जिनके माध्यम से वह केवल अपने व्यक्तिगत लाभ को देखता है और दूसरे के नुकसान की चिंता बिल्कुल भी नहीं करता है, यह जो है उसकी सामान्य इच्छा के विपरीत होता है। सामान्य इच्छा व्यक्ति की क्या होती है कि वह स्वतंत्र जन्मा है, स्वतंत्र है और व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक हितों की भी चिंता करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अमेरिकी संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे। एक्चुअल में इसका आंसर होगा ए, आर्टिकल सेकेंड। ठीक है, आर्टिकल सेकेंड। ठीक है, अनुच्छेद 2 अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 ये सीधे राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है। यहां राष्ट्रपति के कार्यालय से मतलब यह है कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों के अतिरिक्त उसके कार्यकाल के बारे में भी बताया गया। कार्यकाल कितना होता है अमेरिकी राष्ट्रपति का? 4 वर्ष होता है। ठीक है, तो अमेरिकी क्या कह सकते हैं आप? तो एक तो शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है और दूसरा कार्यकाल के बारे में यानी टेन्योर के बारे में भी बात की गई है, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था यानी इंपीचमेंट यानी महाभियोग के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो ये सब बातें किसमें आ रही भाई? अनुच्छेद 2 में आ रही हैं। विकल्प क्या सही हो जाएगा इसका? ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है? एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या एमएफसी? बताइए भाई, एनपीसी, एनएफसी, एमपीसी या एमएफसी? बताइए कौन सी होगी? आंसर इसमें भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन की वह संस्था है, ठीक है, जो कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। ठीक है, एनपीसी का निर्वाचन होता है, याद रखिएगा एनपीसी क्या है? एक निर्वाचित संस्था है और इसका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वह कितना होता है? 5 वर्ष। यानी एनपीसी के सदस्य जो होते हैं वे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और एनपीसी की बैठक साल भर में एक बार होती है और अवश्य रूप में होती है। ठीक है, ठीक है, एनपीसी का जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष है, लेकिन इसकी ऊपर जो बैठक होती है वर्ष में, यानी इसका सत्र आयोजित होता है वह एक बार वर्ष में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? ब्रिटिश संसद में निम्न सदन, लोकप्रिय सदन या प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा? बताइए भाई,
कह रहा है निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, यानी इतने नामों से वह जाना जाता है। कौन सा है? लॉर्ड सभा, कॉमन सभा, प्रतिनिधि सभा या फिर राज्यसभा? क्या है आंसर? होगा इसका बी, यानी कॉमन सभा। ठीक है, अब थोड़ा ब्रिटिश व्यवस्था के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश व्यवस्था में आप जानते हैं ब्रिटिश विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें एक सदन है लॉर्ड सभा, ठीक है, और दूसरा क्या है? कॉमन सभा। इसी को इंग्लिश में आप कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और इसे आप कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, अच्छा जैसे यहां पर आपके यहां राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के संसद बनती है, लेकिन यहां की जो पार्लियामेंट है वो कौन यहां पर होते हैं? एक तो लॉर्ड्स होते हैं, यानी वहां का राजा होता है, रानी होती, जो भी प्रमुख हैं, ठीक है, वो होते हैं। साथ में लॉर्ड सभा यानी उच्च सदन, और दूसरा क्या है? कॉमन सभा यानी निम्न सदन। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो लॉर्ड सभा के सदस्य होते हैं, ये लॉर्ड्स के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, यानी राजा के द्वारा, रानी के द्वारा, जो भी हैं उनके द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। और इसके सदन के, यह सदन क्या कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है। लेकिन जो यह सदन कॉमन सभा है, यह निम्न सदन है, और इनका जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 5 वर्ष के लिए क्या होता है? इनका निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, आइए तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर भाई? कि कॉमन सभा। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ब्रिटिश संसद में निम्न लोकप्रिय प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन कौन सा है? कौन होगा? कॉमन सभा। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? लॉर्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? अभी मैंने बताया आपको कि द्विसदनीय व्यवस्था है ब्रिटेन में, तो कह रहा है कि लॉर्ड सभा जो है ब्रिटेन की, उसकी अध्यक्षता, चेयरमैनशिप कौन करता है? लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री? बताइए भाई, क्वेश्चन मिसलेनियस थोड़ा सा है, क्यों है थोड़ा जानिएगा। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिकॉज ऑफ, अगर ये पहले क्वेश्चन पूछा गया होता तो इसका आंसर ए होता, लेकिन अब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, जो दोनों मैंने सदन बताया अभी आपको, कौन कौन सा अभी पहले बताया, एक तो लॉर्ड सभा और दूसरा कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें लॉर्ड सभा की अध्यक्षता पहले कौन करता था? लॉर्ड चांसलर करता था। कौन करता था भाई? चांसलर करता था। और इसका कौन करता था? स्पीकर करता था। इसका भी स्पीकर करता था। लेकिन याद रखिएगा 2005 संवैधानिक सुधार कानून लाया गया। कौन सा? 2005 का जो सुधार कानून था, संवैधानिक सुधार कानून था, उस संवैधानिक सुधार कानून के द्वारा क्या कर दिया गया कि लॉर्ड सभा की अध्यक्षता भी किसको दे दी गई? स्पीकर को दे दी गई। यानी 2005 से पहले अध्यक्षता कौन करता था? लॉर्ड चांसलर करता था। लेकिन अब अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? बी हो जाएगा। बी यानी स्पीकर करता है। वर्तमान में कब से? 2005 के बाद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? निम्नलिखित में से कौन सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी है? ध्यान दीजिएगा, दो शब्द यहां पर, सीनेट की अध्यक्षता ठीक करने वाला पदेन अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री? बताइए भाई, सीनेट की अध्यक्षता करने वाला पदेन अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री? आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्या होगा आंसर? उपराष्ट्रपति। ठीक है, बिल्कुल भारत जैसी व्यवस्था ही अमेरिका की व्यवस्था में है। ठीक है, जो अमेरिकी संसद का जो द्वितीय सदन है उसे हम क्या कहते हैं? उच्च सदन का जो है उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, अमेरिकी संसद का जो उच्च सदन है या द्वितीय सदन है उसे ही क्या कहते हैं? हम सीनेट कहते हैं। और उसका पदेन अधिकारी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। जैसे भारत में राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है।
और उसको हम पदेन सभापति के तौर पर राज्यसभा के जानते हैं। सामान्य तौर पर वह उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन जब वह सभा की अध्यक्षता करता है उसे हम क्या कहते हैं? पदेन सभापति कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे उसको हम एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। ठीक है, तो भारत का उपराष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति की नियुक्ति, कार्यशैली और अध्यक्षता की व्यवस्था जो आपके द्वितीय सदन की है, उच्च सदन की है, वह लगभग क्या है? बराबर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति? बताइए भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी को अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? सी। अमेरिकी जो व्यवस्था है, उस अमेरिकी व्यवस्था में यहां की विदेश नीति को अंतिम रूप राष्ट्रपति प्रदान करता है। यानी आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की देखरेख में ही अमेरिकी विदेश नीति का निर्धारण होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति ही क्या होता है? संपूर्ण विदेश नीति का कर्ता धर्ता होता है। ठीक है, पूरे विदेशी मामलों को का संचालन मुख्य रूप से वही करता है। हाँ, यह अलग बात है कि आवश्यकता पड़ने पर वह सीनेट की सलाह भी लेता है और उनसे उनकी सहमति भी जो है वो प्राप्त करता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अंतिम रूप से नीतियों का निर्धारण है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? विधायी पहल देता है। फ्रांसीसी संविधान, अब ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देना है आपको। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48? आर्टिकल 39, 38, 49 एंड 48। क्या होगा भाई? आंसर 39 रट लीजिएगा। ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल्स, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मेन आर्टिकल्स और अमेरिका का हो गया, फ्रेंच और फ्रांस का हो गया, इन दोनों से बहुत पूछे जाते हैं। और कुछ आर्टिकल्स आप कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा, भारत वाला तो पढ़ ही रहे हैं आप। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर इसमें? 39। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाई? अनुच्छेद 39 प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल, ठीक है, की अनुमति प्रदान करता है, अधिकार प्रदान करता है। कौन सा है? अनुच्छेद 39। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, ये भी एक सूचना है, ये सब कोर्सेज चल रहे हैं यूट्यूब पर, तब से आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये रेगुलर कोर्सेज हैं, इन रेगुलर कोर्सेज को भी आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, और रेगुलर कोर्सेज ज्वाइन करने से ही फिलहाल आपका कल्याण होगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, हम आप तो साथ ही हैं, सब लोग जितना हमसे हो सकता है उतना हम यूट्यूब पर देने की कोशिश करते हैं बेटा, लेकिन अल्टीमेटली एक रेगुलर स्टडी जो आपको पूरी एक रेगुलरिटी के साथ हर एक टॉपिक की स्टडी होती है, वो तो आपको क्लासरूम में करनी पड़ेगी ही। ठीक है ना, तो ये कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, खरीदिए। इन कोर्सेज को बहुत ही जेन्युइन रेट में दिए गए हैं। 1999 रुपए में ये कोर्स चल रहा है। कौन सा? नेट जेआरएफ का। लेकिन अगर आप केवल टीजीटी पीसी करना चाहें, टीजीटी का केवल 999 में है कोर्स ये। ठीक है, पीजीटी का है 1499 में है कोर्स ये। बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज हैं। ठीक है, आप लोग इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली, निम्नलिखित में से कौन सा एकल दल प्रणाली यानी वन पार्टी सिस्टम के लिए एक उदाहरण है? कौन सा एकल दल प्रणाली के लिए एक उदाहरण है? अमेरिका, चीन, भारत, इंग्लैंड? कुछ नहीं पूछना है, धड़ाम से मार देना है। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा भाई। ठीक है, अमेरिका में डुअल सिस्टम है, दो दलीय प्रणाली व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है, बहुदलीय छोड़ो, दलदलीय प्रणाली व्यवस्था है। ठीक है, इंग्लैंड में दो दलीय प्रणाली व्यवस्था है, लेकिन चाइना में एक दलीय प्रणाली व्यवस्था है। लेकिन यहां याद रखिएगा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि चाइना में सिर्फ एक ही दल है, नहीं, चाइना में भी इस दल के अलावा अन्य दल की भी उपस्थिति है। लेकिन
इन्हें इनकी केवल उपस्थिति तो है, लेकिन इन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आधारिक तौर पर उनको आगे राजनीतिक प्रक्रिया में बढ़ने के लिए न्यूनतम जो है यानी आधारित स्तर पर, लोकल लेवल पर उनको जो है ढेर सारे मत प्राप्त करने होते हैं। बहरहाल उसकी एक व्यवस्था है जिस पर चर्चा हम लोग कोई बाद में कर सकते हैं, और वो वहीं पर रह जाते हैं, ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए अल्टीमेटली ये मान लिया जाता है कि वहां पर वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, तो ये थे कुल 15 क्वेश्चंस। अभी आपका क्लास ब्रेक हुई थी, पर अब ब्रेक नहीं होगी, इसमें कंटिन्यू चलेगी और 100 तक की पूरी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी हम कराएंगे। थैंक यू।